मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, कल तक हमने मॉड्यूलर ग्रोथ इन प्लांट्स पढ़ लिया था कि पादप में प्रतिरूपक वृद्धि कैसे होती है। आज हम उसके आगे चलते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक वृद्धि यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो हम सबसे पहले समझते हैं, देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। जब भी बीज जो जमीन के अंदर बोया जाता है, उस बीज का जब अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, जब नया प्लांटलेट उससे बनता है और वो पौधा जब बनता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम। उस पौधे के अंदर क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम। सबसे पहले उसमें जो डेवलप होता है वो कौन सा होता है, भाग एपिकल मेरिस्टेम। यह है एपिकल मेरिस्टेम। इसे हिंदी में बोल देते हैं शीर्ष विभज्योतक। हिंदी में क्या कहलाता है ये, शीर्ष विभज्योतक। हिंदी में कहलाता है ये शीर्ष विभज्योतक। शीर्ष विभज्योतक यानी पौधे के सबसे ऊपर भाग में पाया जाने वाला मेरिस्टेमेटिक पार्ट, ये कहलाता है क्या, शीर्ष विभज्योतक। इस शीर्ष विभज्योतक की कोशिकाओं में विभाजन होता है, इसकी कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है और पौधे की जो लंबाई होती है वो आगे धीरे धीरे बढ़ती हुई रहती है। ठीक है ना। तो इस शीर्ष विभज्योतक से उत्पन्न कोशिकाएं, इससे जो व्युत्पन्न कोशिकाएं होती हैं, व्युत्पन्न कोशिकाएं, व्युत्पन्न कोशिकाओं का अर्थ है डिराइव्ड सेल, यानी ऐसी कोशिकाएं जो शीर्ष विभज्योतक कोशिकाओं से डिराइव्ड होती हैं, डिराइव्ड सेल्स। ठीक है, डिराइव्ड सेल्स यानी व्युत्पन्न कोशिकाओं से इनमें क्या है, वृद्धि होती है। इनमें क्या होता है, वृद्धि। और वृद्धि यानी ग्रोथ। इन कोशिकाओं में वृद्धि होती है यानी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ के साथ इनमें होता है डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन। क्या होता है, डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन। विभेदन होता है यानी कि डिफरेंशिएशन होता है। विभेदन के पश्चात, विभेदन के पश्चात या विभेदन के परिणाम स्वरूप विभिन्न अंग, उपांग, ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतक, अंग व पादप का निर्माण होता है। पादप का निर्माण होता है। किन किन का निर्माण होता है, क्या क्या बनते हैं, टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज, ऑर्गन्स और प्लांट्स, इन सब का सिंथेसिस होता है। ठीक है ना, इन सब का सिंथेसिस होता है, ये सब बनते हैं, ये सब डेवलप होते हैं। फिर से हम देख रहे हैं, जब भी बीज जो होता है उसका अंकुरण होता है, उसके अंकुरण से जो पौधा बाहर निकलता है, उसके शीर्ष पे जो कोशिकाएं हैं, उसके शीर्ष पे जो विभज्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कहलाती हैं एपिकल मेरिस्टेम। वो क्या कहलाती है, एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्ष विभज्योतकी कोशिकाएं। यह शीर्ष विभज्योतकी कोशिकाएं लगातार वृद्धि करती हैं। इन कोशिकाओं से व्युत्पन्न कोशिकाएं यानी कि इनके विभाजन से जो नई कोशिकाएं बनती हैं, जो व्युत्पन्न कोशिकाएं होती हैं, डिराइव्ड सेल होती हैं, इनमें वृद्धि होती है और इनमें विभेदन होता है। वृद्धि होती है, वृद्धि यानी ग्रोथ होती है, उसके बाद विभेदन होता है यानी डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन के पश्चात ऊतक, अंग और पादपों का निर्माण यानी टिश्यूज, ऑर्गन्स और प्लांट्स जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, यह प्ररोह में भी होता है, यह स्टेम में भी होती है यह प्रक्रिया, और यही प्रक्रिया जो होती है नीचे मूल में, जड़ों के अंदर भी होती है, रूट के अंदर भी होती है। दिस नॉर्मल कंडीशन इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, ये जो नॉर्मल कंडीशन होती है यह कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ यानी कि प्राथमिक वृद्धि। यह अवस्था कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ यानी कि प्राथमिक वृद्धि। इसको बनाइए आप जल्दी से। यह अवस्था कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ यानी कि प्राथमिक वृद्धि। इस प्राथमिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के अंग बनते हैं। ठीक है, आगे हम चल रहे हैं। पहले तो आप इसको बना लीजिए, फिर हम उधर थोड़ा सा बताएंगे आपको प्ररोह शीर्ष और मूल शीर्ष से क्या क्या अंगों का निर्माण होता है प्राथमिक वृद्धि के फलस्वरूप। ये हो गया हमारा। देखिए, इस प्राथमिक वृद्धि के फलस्वरूप
दो प्रकार की कोशिकाएं, दो प्रकार के विभजोतक बनते हैं। पहला है प्ररोह शीर्ष, प्ररोह शीर्ष यानी कि इसे बोलते जाता है शूट एपेक्स, शूट एपेक्स। शूट एपेक्स से निर्माण होता है स्टेम का, ब्रांचेस का, स्टेम यानी तना, ब्रांचेस यानी शाखा, फिर पत्तियों का यानी कि लीफ का, यानी कि पर्ण, पुष्प, फ्लावर, फ्रूट, फ्रूट यानी कि फल, और सीड यानी कि बीज। अगर पादप एक वर्षीय पादप है, एक वर्षीय पादप है जो केवल शॉर्ट टाइम में अपना साइकिल खत्म कर लेता है, या पादप एक बीजपत्री है, तो उनमें प्राथमिक वृद्धि के फलस्वरूप ही फ्रूट और सीड बन जाते हैं। ठीक है, उनमें प्राथमिक वृद्धि के फलस्वरूप ही फ्रूट और सीड, फल और बीजों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, हमारी प्ररोह शीर्ष की। ये हम इरेज कर रहे हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक इसी तरह से रूट एपेक्स होती है। रूट एपेक्स यानी कि मूल शीर्ष, इसमें वृद्धि से बनते हैं प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट यानी कि प्राथमिक जड़ या प्राथमिक मूल, फिर सेकेंडरी रूट यानी कि द्वितीयक मूल, और द्वितीयक मूल से आगे जैसे जैसे इसमें वृद्धि होती है अनेक प्रकार की जड़ों का निर्माण होता रहता है। ठीक है, इसका निर्माण होता है। तो ये सारे जो ऊतक हैं, ये सारे जो ऊतक हैं वो एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू से निर्माण इनका होता है। देखिए ये पादप की संरचना, अगर हम एक पादप है, ठीक है, एक प्लांट की स्टेम को अगर हम इस तरह से ले लें और इसको इस तरह से कट कर दें, इसको हम इस तरह से कट कर दें, ट्रांसफर सेक्शन अगर हम इसका कर दें, और ट्रांसफर सेक्शन करके अगर हम इसको इस प्रकार से देखें, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो इसके इस गोल संरचना में 3 प्रकार का टिश्यू सिस्टम मुख्यतः दिखाई देता है। सबसे बाहरी जो सिस्टम होता है, सबसे बाहरी जो ऊतक तंत्र होता है, ये बाहर वाला ऊतक तंत्र जो होता है ये कहलाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस यानी अधिचर्म। ये क्या कहलाएगा भैया? अधिचर्म। इसके अंदर का जो सिस्टम होगा ये वाला, ये कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज होते हैं, ये कहलाते हैं ग्राउंड टिश्यूज यानी कि भरण ऊतक तंत्र। भरण ऊतक तंत्र। और सबसे अंदर जो ऊतक तंत्र होता है वो कहलाता है वास्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम उपस्थित होती हैं। वास्क्यूलर टिश्यू सिस्टम यानी कि संवहनी ऊतक तंत्र। संवहनी ऊतक तंत्र, ये चाहे मोनोकोट प्लांट हो या डाइकोट प्लांट हो, सभी के अंदर ये होता है। सभी के अंदर ये अलग होता है, सबके अंदर संरचना अलग अलग होती है। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस आगे बढ़ेगा, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो जो हमारा जो प्राथमिक वृद्धि होती है, प्राथमिक वृद्धि के जो अनेक अंग, ऊतक, उपांग जो बनते हैं, वो सभी इन तीनों की कोशिकाओं से बनते हैं।
वो सभी इन तीनों की कोशिकाओं से बनते हैं। इन तीनों की कोशिकाओं में जो विभज्योत की कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ मैं। प्राथमिक वृद्धि के अंदर जितने भी अंगों का निर्माण होता है, जितने भी अंगों का निर्माण होता है वो सभी अंग इन तीनों प्रकार के अधिचर्म, ग्राउंड टिश्यू यानी भरण ऊतक तंत्र और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी संवहनी ऊतक तंत्र, इनमें उपस्थित विभज्योत की कोशिकाएं इनमें उपस्थित विभज्योतिकी कोशिकाएं, विभज्योतिकी कोशिकाएं यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिवीजन से बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिवीजन से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए अधिकतर एक बीजपत्रीय पादप, अधिकतर एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है ना, एक बीजपत्री पादप और जो एक वर्षीय शाकीय पादप होते हैं, जो सिंगल लाइफ उसमें सीजन में जिनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, जिन्हें हम बोल देते हैं एनुअल प्लांट्स। ठीक है, अधिकतर एक बीजपत्रीय पादप और जो एनुअल प्लांट्स होते हैं एक वर्षीय पादप होते हैं। मोनोकॉट और एनुअल प्लांट्स एक बीजपत्रीय और एक वर्षीय पादपों के अंदर केवल प्राथमिक वृद्धि होती है और प्राथमिक वृद्धि पूर्ण होने के पश्चात ही उनमें नए बीज आ जाते हैं और पौधे की मृत्यु हो जाती है। उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, उनमें द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होती, उनका जीवन चक्र जो होता है वो पूरा हो जाता है। प्राथमिक वृद्धि मुख्यतः किस में होती है? लंबाई में। प्राथमिक वृद्धि जो होती है वो किस में होती है? लंबाई में, हमेशा। प्राथमिक वृद्धि हमेशा किस में होती है? लंबाई में, यानी कि जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो हमेशा पौधे की लेंथ में होती है, उससे पौधे की लंबाई जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब जितने भी जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनमें द्वितीयक वृद्धि भी होती है। द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है हम ये समझते हैं। ये तो हो गई हमारी प्राथमिक वृद्धि। देखो साधारण तौर पे समझने के लिए द्वितीयक वृद्धि का क्या मतलब है, ये बीज है, इस बीज में अंकुरण हुआ, पौधा बना, ठीक है, इस पौधे की हाइट बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, ये तो है प्राथमिक वृद्धि। ये तो कैसी है? प्राथमिक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि के बाद अगर इसमें बगल से इधर उधर से ब्रांचेस निकलती हैं और इन ब्रांचेस से भी अगर ब्रांचेस निकल रही हैं, इस तरह का पौधा अगर बन गया, इस तरह का वृक्ष अगर बन गया, तो ये कहलाती क्या? द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि जो होती है वो हमेशा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर कैम्बियम की कोशिकाओं की वजह से होती है। वास्कुलर कैम्बियम यानी कि संवहनी एधा, संवहनी एधा की कोशिकाओं की वजह से होती है। ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम यानी संवहनी एधा की कोशिकाओं की वजह से होती है। यानी कि जो पादप की जो हमने बात की थी, यहाँ पे हमने एक संरचना पढ़ी थी अभी, उसमें सबसे मध्य में वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। इन वास्कुलर टिश्यूज में जो कैम्बियल सेल्स होती हैं, आगे आएगा एधा कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। इनमें विभाजन के परिणाम स्वरूप इनसे नई ऊतकों का निर्माण होता है जो कि ब्रांचेस बनाती हैं। तो इनकी वजह से होती है पादप की मोटाई में, तने की मोटाई में वृद्धि होती है। तने की मोटाई में वृद्धि होती है, तने की जो मोटाई होती है वो बढ़ती है, यानी कि थिकनेस ऑफ स्टेम, इंक्रीज, थिकनेस ऑफ स्टेम इंक्रीज। जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसकी तने की जो मोटाई होती है वो बढ़ती जाती है। वो तने की मोटाई जो होती है वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि
संवहन ऊतक, हमने क्या पढ़ा, वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम में विभाजन से नई ब्रांचेज, नई शाखाएं निकलती हैं, तो संवहन ऊतक की मात्रा जो होती है वो बढ़ती जाती है, बाहर नए संवहन ऊतक इकट्ठे होते जाते हैं, फिर और बाहर नए संवहन ऊतक इकट्ठे हो जाते हैं, फिर और नए संवहन ऊतक इकट्ठे हो जाते हैं, तो तने की जो मोटाई होती है वो चारों तरफ से बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना, तने की मोटाई जो है वो चारों तरफ से बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा पादपों में एक और प्रकार की, ये तो वास्कुलर कैम्बियम है, वास्कुलर कैम्बियम बन गई, एक और कैम्बियम बनती है, वो कहलाती है कॉर्क कैम्बियम। वो क्या कहलाती है, कॉर्क कैम्बियम, यानी कि काग एघा, काग एघा। ये क्या होती है, यह एपिडर्मिस यानी अधिचर्म, अधिचर्म यानी एपिडर्मिस, एपिडर्म यानी अधिचर्मिस, अधिचर्म यानी एपिडर्मिस, और वास्कुलर टिश्यू के बीच में एक परत पाई जाती है, वो कहलाती है काग एघा, उस कहलाती है काग एघा यानी कॉर्क कैम्बियम। यानी बाहरी परत जो है ये तो कहलाती है क्या, एपिडर्म। सबसे बाहरी परत क्या है, ये कहलाती है एपिडर्म। इसके बीच में अंदर वास्कुलर टिश्यूज होते हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं। बीच की जो परत होती है कहलाती है क्या, काग एघा। ये काग एघा यानी कॉर्क कैम्बियम जो है कॉर्क का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कॉर्क का निर्माण करती है, जिससे तने को सुरक्षा मिलती है, जिससे तने को सुरक्षा मिलती है। ठीक है, तो ये होगी बात हमारी कॉर्क कैम्बियम की, ये होगी बात हमारी किसकी, कॉर्क कैम्बियम की। ये कहाँ होती है, कॉर्क कैम्बियम, एपिडर्मिस और वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू में मेनली सेकेंडरी फ्लोएम, मैं भी आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं समझोगे। सबसे पहले जिन संवहनी ऊतकों का निर्माण होता है, संवहनी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जाइलम और एक होते हैं फ्लोएम। जाइलम जो जल को नीचे से ऊपर ले जाते हैं, फ्लोएम जो फल को यानी भोजन को ऊपर से नीचे लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिनका निर्माण होता है वो तो कहलाती हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम सेल्स, वो बिल्कुल मध्य में होती हैं। धीरे धीरे जैसे पादप का विकास होता जाता है उसके अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप चारों तरफ जाइलम और फ्लोएम कोशिकाएं और इकट्ठी होती जाती हैं, तो जो बाहर की तरफ इकट्ठी होती चलती हैं वो कहलाती हैं सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। फ्लोएम बाहर होती है, जाइलम अंदर होती हैं। फ्लोएम जो होती हैं वो परिधि में होती हैं, जाइलम जो होती हैं वो बीच में होती हैं। तो सेकेंडरी फ्लोएम जो सबसे बाहर की तरफ है और एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है, काग एघा का निर्माण होता है, जो कि कॉर्क यानी काग की रचना करता है। ये कॉर्क और काग की रचना तने की मोटाई को बढ़ाने में भी सहायक होती है और तने को सुरक्षात्मक कवच यानी बाहरी जो ठोस आवरण होता है उसका निर्माण भी ये इसी से होता है। तो एक तरह से रक्षितीय परत इसके बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं। सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से द्वितीयक जो वृद्धि होती है उसकी वजह से लेटरल ब्रांचेज यानी पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं, पार्श्व शाखाएं, यानी कि लेटरल ब्रांचेस यानी पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। पार्श्व शाखाएं यानी चारों तरफ से शाखाएं इसमें निकलती रहती हैं, उन शाखाओं के ऊपर नई पत्तियां आती रहती हैं, नई फ्लावरिंग होती रहती है। ये नॉर्मली पेरिनियल प्लांट्स यानी बहुवर्षीय पादप जो होते हैं और डाइकोट पादपों के अंदर इस प्रकार की वृद्धि देखी जाती है, जो कई सालों तक जीवित रहते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की वृद्धि देखी जाती है। ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ, ये है हमारा यहाँ पे टॉपिक आके ख़त्म हो जाता है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म्स। ये आप लिख लीजिए इसमें जितना भी है। फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पादप प्रारूपीय विविधता, पादपों में विविधता।
पादप प्रारूपीय विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म्स। ये क्या है? देखिए, वनस्पति जगत में पादपों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक आवृत बीजी, एक अनावृत बीजी। इसके अलावा भी कुछ पादप होते हैं जैसे कि टेरिडोफाइट्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, एल्गी यानी शैवाल हो गई, ये भी पादप हैं, है ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं केवल एंजियोस्पर्म की, क्योंकि एंजियोस्पर्म ही हम स्टडी कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्मिक जो पादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं, ये अलग अलग जगह, अलग अलग प्रकार के आवासों में, अलग अलग प्रकार के वातावरण में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। वो क्या कहें? पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के हैबिटेट्स में, अनेक प्रकार के आवासों में एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट यानी कि आवृत बीजी पादप, आवृत बीजी पादप, ठीक है, ये विभिन्न आवासों के अंदर उपस्थित होते हैं। विभिन्न आवास यानी हैबिटेट्स के अंदर मिलते हैं। यानी हैबिटेट के अंदर मिलते हैं। हर प्रकार के हैबिटेट यानी आवास के अंदर पाए जाने वाले पादपों की संरचना भी फिर अलग अलग हो जाती है। उनकी आकारिकी और उनकी बाह्य आकारिकी और आंतरिक आकारिकी यानी शारीरिकी, आकारिकी और शारीरिकी, वो दोनों भी अलग अलग हो जाती है। आकारिकी का क्या अर्थ है? आकारिकी का क्या अर्थ है? मॉर्फोलॉजी यानी पादप की बाह्य संरचना, ये कहलाती है क्या? मॉर्फोलॉजी, पादप की बाह्य संरचना। कुछ किताबों में इसको बाह्य आकारिकी भी लिखा जाता है यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी लिखा जाता है। दूसरा एक शब्द आता है शारीरिकी। शारीरिकी यह है एनाटॉमी यानी कि पादप की आंतरिक संरचना, ये कहलाती है पादप की आंतरिक संरचना। जैसे अभी हमने पढ़ा था कॉर्क कैम्बियम होता है, वास्कुलर कैम्बियम होता है, इस प्रकार से परमानेंट टिश्यू होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, यानी पादप की आंतरिक संरचना, उसमें ऊतक तंत्र किस प्रकार के होते हैं, यह कहलाती है उसकी शारीरिकी यानी एनाटॉमी। कुछ किताबों में इसको आंतरिक आकारिकी यानी इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कह दिया जाता है। मुख्यतः ये दो प्रकार के जो पादप होते हैं उनकी आकारिकी और शारीरिकी किस पर निर्भर करती है? उनके आवास पर, उनके आवास पर यानी कि उनके हैबिटेट पर, यानी कि पादप किस प्रकार के आवास में रह रहे हैं, किस प्रकार के आवास में पादप की वृद्धि हो रही है, उसके आधार पर ही उनकी आकारिकी और शारीरिकी निर्भर करती है। मुख्यतः ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ये वुडी होते हैं। ये कैसे होते हैं? वुडी यानी कि काष्ठीय होते हैं। वुडी यानी काष्ठीय, वुडी यानी काष्ठीय, काष्ठीय होते हैं। वृक्षवत यानी आर्बोरिसेंट होते हैं, इनकी संरचना वृक्ष के रूप में होती है। आर्बोरिसेंट यानी वृक्षवत होते हैं, आर्बोरिसेंट यानी वृक्षवत होते हैं। और फिर भी अधिकतर जो शाकीय होते हैं, अधिकतर पादप जो होते हैं वो शाकीय भी हो सकते हैं यानी हर्बेशियस भी हो सकते हैं, यानी छोटी झाड़ियों के रूप में भी हो सकते हैं, शाकीय भी हो सकते हैं। ठीक है, वुडी यानी काष्ठीय, आर्बोरिसेंट यानी वृक्षवत और हर्बेशियस यानी शाकीय भी ये हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आवृत बीजी जो पादप हैं इनको दो समूहों में बांटा गया है, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट। आवृत बीजी पादपों को दो समूहों में बांटा गया है, डाइकॉट और मोनोकॉट। सबसे पहले आवृत बीजी पादपों की पहचान क्या है? आवृत बीजी पादप यानी कि एंजियोस्पर्म, इनमें फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं। इनकी क्या पहचान है? इनमें फ्लावर और फ्रूट बनते हैं। फ्लावर एंड फ्रूट यानी पुष्प और फल इनमें बनते हैं, पुष्प व फल इनमें बनते हैं।
ठीक है। इनको दो भागों में बांटा गया है बीज पत्र की संख्या के आधार पे, मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री और डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री। मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री और डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री। मुख्यतः इन पादपों की प्रकृति में 1,95,000 प्रजातियां उपस्थित हैं। कितनी प्रजातियां उपस्थित हैं? 1,95,000 प्रजातियां इनमें पाई जाती हैं। इतनी स्पीशीज या प्रजातियां इनके अंदर उपस्थित होती हैं। आवृतबीजी पादपों की 1,95,000 प्रजातियां यानी स्पीशीज अब तक आइडेंटिफाइड की जा चुकी हैं, पहचानी हुई जा सकी हैं। हो गया। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट की। द्विबीजपत्री पादप जो हैं, द्विबीजपत्री पादप यानी डाइकॉट जो प्लांट्स हैं, इनको 240 कुलों में, 240 फैमिलीज में इनको बांटा गया है। इन पादपों को लगभग 240 कुल यानी फैमिलीज में इनको बांटा गया है 240 कुल यानी 240 फैमिलीज में, और इनमें लगभग 1,55,000 प्रजातियां इनके अंदर आइडेंटिफाइड की गई हैं। 1,55,000 प्रजातियां यानी स्पीशीज इनमें आइडेंटिफाइड की गई हैं। 1,55,000 प्रजातियां यानी स्पीशीज अब तक इनमें पहचानी हुई जा सकी हैं। इसके ठीक उलट जो एक बीजपत्री प्लांट होते हैं, मोनोकॉट होते हैं, इनकी 45 फैमिलीज, 45 कुलों में इनको बांटा गया है यानी कि फैमिलीज, और लगभग 40,000 प्रजातियां, 40,000 प्रजातियां इनकी अब तक पहचानी जा चुकी हैं यानी स्पीशीज इनकी अब तक आइडेंटिफाइड हो चुकी है। तो ये हो गया हमारी बात मोनोकॉट और डाइकॉट लेडेन प्लांट्स की कि इनमें कितनी कितनी प्रजातियां, कितनी कितनी स्पीशीज अभी तक इनमें आइडेंटिफाइड की जा चुकी हैं। ठीक है, ये होगी बात। अब हम आगे पढ़ते हैं आवास के कारण विविधता। देखिए ये जो पादप होते हैं, हमने क्या देखा कि इनकी इतनी सारी प्रजातियां हैं, इतने सारे कुल हैं, तो इनको अलग अलग प्रजातियों और कुलों में क्यों बांटना पड़ा? जब भी हम किसी पादप का या किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो उसकी बाह्य आकारिकी या फिर कभी कभी आंतरिक आकारिकी यानी शारीरिक के आधार पर उसका वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक है, यानी बाहर से देखने में वो किस तरीके से लगते हैं। अब सभी आवृतबीजी पादपों का मुख्य लक्षण क्या है कि उनमें फ्लावर होता है और फ्रूट होता है, लेकिन इसके अलावा भी उनकी जो बाह्य आकारिकी होती है, मॉर्फोलॉजी होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। किसी में पत्तियों की संरचना अलग होगी, तने की संरचना अलग होगी, पुष्प की संरचना अलग होगी, फल की संरचना अलग होगी। इन सब का जो डेवलपमेंट पैटर्न, जो विकास की जो स्थिति होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है ना, पत्तियों का अरेंजमेंट अलग अलग होगा, यानी कि उनकी जो बाह्य आकारिकी होती है वो सब अलग अलग होती है, वो सब एक दूसरे से भिन्न होती है। उसी के आधार पे पादपों को वर्गीकरण करके अनेक प्रकार के कुलों के अंदर, अनेक प्रकार की फैमिलीज में बांटा गया है। और यही जो अलग लक्षण उनमें पाए जाना है, ये क्या कहलाता है? विविधता यानी डाइवर्सिटी। यानी पादपों में जो अलग लक्षण मिलते हैं, प्रत्येक कुल में या प्रत्येक प्रजाति में, एक ही कुल की अगर 50 प्रजातियां हैं तो उन प्रजातियों में भी अलग अलग लक्षण उपस्थित होते हैं। सभी प्रजातियां भी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, तो उनके अंदर भी लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल दें लेग्यूमिनोसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी फैमिली, इस फैमिली के अंदर मटर भी होती है, चना भी होता है, अरहर भी होती है, मूंग भी होता है, मूंगफली भी होती है, मूंगफली भी होती है। कमाल की बात मैं आपको बताऊं, इसमें बबूल भी होता है, बबूल भी इसी के अंदर होता है। तो
अब बबूल कहाँ और मटर कहाँ? मटर का छोटा सा पौधा होता है, बबूल इतना बड़ा वृक्ष होता है, लेकिन सभी लेग्यूमिनोसी फैमिली के अंदर आते हैं। सबके लक्षण अलग अलग। लेग्यूमिनोसी फैमिली किस आधार पर बांटी गई है? जिन पादपों में फली बनती है और फली के अंदर दाने बनते हैं वो सारे लेग्यूम प्लांट्स होते हैं। जिन पादपों में फली बनती है और फली के अंदर दाने होते हैं वो सभी पादप लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट होते हैं, पेपिलियोनेसी फैमिली के प्लांट होते हैं। अब ये सभी अलग अलग देखने गए लेकिन सभी लेग्यूमिनोसी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अरहर का पौधा इतना बड़ा होता है उसमें बहुत बड़ा जानवर छुप जाए, बहुत बड़ा जानवर उसमें छुप जाए। और मटर मुश्किल से 1 हाथ जितना लंबा पौधा होता है, ठीक है ना। ये मटर जो होता है 3 महीने के अंदर अपने सीजन खत्म कर लेता है। अरहर जो होती है 1 साल तक इसकी जो ग्रोथ होती है, ये बाइएनल प्लांट है, 1 साल तक इसकी ग्रोथ होती है, 1 साल के बाद इसमें फसल मिलती है। मूंगफली का पौधा ये गर्मियों में रेगिस्तानी इलाके के अंदर होता है। और मटर, चना, अरहर जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ होता है, इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। मूंगफली को पानी की आवश्यकता नहीं है, बबूल को भी पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सभी पादप जो हैं अलग अलग हैं, ठीक है। एक और उदाहरण मैं आपको दूँ, आलू और बैंगन दोनों सोलिनेसी के अंदर हैं। आलू और बैंगन दोनों सोलिनेसी के अंदर हैं। बैंगन में जो फल होता है वो खाने के काम आता है, आलू की जो जड़ होती है वो खाने के काम आती है, आलू का तना जो होता है वो खाने के काम आता है। बैंगन का तना कभी भी फूल करके आलू की जैसी संरचना नहीं बनाता, जबकि दोनों सोलिनेसी फैमिली के अंदर हैं। टमाटर ये भी सोलिनेसी के अंदर होता है, टमाटर ये भी सोलिनेसी के अंदर होता है। टमाटर की पत्तियां देखिए, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, नरम पत्तियां होती हैं। बैंगन की पत्तियां जो होती हैं मोटी और फ्लैशी पत्तियां होती हैं, थिक लीव्स होती हैं, ठीक है। तो टमाटर बेल के रूप में चढ़ता है, बैंगन एक छोटा पौधा होता है जो चारों तरफ फैलता है। तो इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि एक ही कुल के अंदर पाए जाने वाले जो पादप होते हैं उनमें भी विविधताएं मिलती है, वो भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। उनके अंदर भी जो मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी भी एक दूसरे से अलग होती है। ये विविधताएं यानी कि ये जो डाइवर्सिटी होती है ये किस किस रूप में मिलती है? डाइवर्सिटी जो होती है ये किस किस रूप में मिलती है? उनके प्रारूपों में, यानी फॉर्म्स में। प्रारूप यानी फॉर्म्स, यानी पादप का जो बाहर से देखने में जैसा आकार है, प्रारूप है, उसकी जो फॉर्म है उसमें। दूसरा उसके स्वभाव यानी बिहेवियर, स्वभाव यानी कि बिहेवियर। जैसे आलू जो होता है इसका तना फूलता है, तो हम जो आलू खाते हैं वो वास्तव में क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है ना। बिहेवियर हो गया। जबकि जब बैंगन होता है उसमें फल डेवलप होता है, उसमें फल बनता है, हम वो फल खाते हैं, ठीक है। तीसरा उनका आमाप, उनका आकार, यानी कि साइज। यहाँ हमें साइज साफ नजर आ रहा है बबूल में, और मटर में साफ आकार का, आमाप का मुझे फर्क नजर आ रहा है। तीसरा उनका जीवन चक्र, उनका जीवन चक्र, यानी कि लाइफ साइकिल, यानी कि लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल सबकी अलग अलग होती है। लाइफ साइकिल जो है वो कैसे? सबकी अलग अलग होती है। कोई पौधा जो होता है 6 महीने के अंदर डेवलप हो जाता है, पूरा बनकर तैयार हो जाता है, फ्रूटिंग भी जाती है और सीडिंग भी जाती है, सीड भी बन जाते हैं। कोई पादप जो होता है बहुवर्षीय होता है। तो ये क्या है? उनकी लाइफ साइकिल। तो इन सभी रूपों के अंदर विविधताएं देखने को मिलती हैं। यही विविधताएं क्या कहलाती हैं? डाइवर्सिटीज़। ये विविधताएं क्या कहलाती हैं? डाइवर्सिटीज़। अब इन विविधताओं के जो कारण हैं वो अलग अलग होते हैं। इन विविधताओं के जो कारण हैं वो अलग अलग होते हैं। वातावरणीय कारण होते हैं, इसके अलावा मिट्टी के कारक हो सकते हैं, जल के कारक हो सकते हैं। इन सभी के अलग अलग कारणों की वजह से पादपों के अंदर विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं। अब हमारा बाकी का जो होगा कारण जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।